नमस्कार, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप टीचर पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें आप सभी को टीचर्स के लाइफ के बारे में जानने को मिलेगी कि टीचर्स बच्चे को कितने स्ट्रगल के साथ पढ़ाते हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद है वीसीसी ब्रांड के फाउंडर अमित सर। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मंजिल इंडिया के सभी सदस्य और श्रद्धा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भी मौका मिला आपके यहाँ आने का। तो मैं अमित कुमार मंडल, वीसीसी के डायरेक्टर हूँ और प्रेजेंट समय में अभी गवर्नमेंट टीचर में हूँ। रही बात कि हमने केमिस्ट्री को क्लास में पढ़ाने से ज़्यादा समझाने का कोशिश किया है और ख़ुद सीखने का कोशिश किया है और अब तक सीखता आया हूँ। कोशिश रहती है कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं वो बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करें और आगे जा कर के जब तक वो मंजिल प्राप्त ना करें तब तक वो रुके नहीं। मैं अमित कुमार मंडल, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस स्थिति से गुजरा हूँ, जो सिचुएशंस मेरे साथ आई है, वो सिचुएशंस बच्चों के साथ ना आए और आगे बढ़ते जाएं बच्चे। विजन केमिस्ट्री क्लासेस की शुरुआत कैसे हुई थी और अभी तक के जर्नी में आप क्या क्या स्ट्रगल किए? देखिए, विजन केमिस्ट्री क्लासेस, ये नाम जो है बहुत बाद में आई। एक्चुअली 2010 में मैं क्लास जब स्टार्ट किया था तब यहाँ पर बहुत गोड्डा में अगर देखा जाए तो बहुत कम कोचिंग सेंटर्स थे, जिसमें से केमिस्ट्री का रिजल्ट बहुत बेहतरीन नहीं हो रहा था। 2 नंबर 4 नंबर, अगर आप इतिहास को पलट के देखिएगा तो गोड्डा में जो रिजल्ट था 2010 से पहले का, इवन 2010 का, तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री का क्या रिजल्ट था। 2, 8, 10 ऐसे रहता था। कुछ ऐसे भी ब्रिलियंट बच्चे थे जो कि हमने देखा, कुछ मेरे साथ पढ़ने वाले खुद ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 70-75 नंबर भी लाया था और उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट के लिए जब एग्ज़ाम को दिया तब उन्होंने 3 नंबर ऑब्टेन किया। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने मन बनाया कि नहीं, केमिस्ट्री को पढ़ाया जाए और केमिस्ट्री को समझाया जाए, उसको कैसे सरल तरीके से बताया जाए कि बच्चे जो है उसको ले सके। तभी मैं जब पढ़ाता था तो जो बच्चे आते थे तो लिटरली बताता हूँ कि वो मेरे ही एज के आते थे, क्योंकि मैं इंटर पास किया था, मई में रिजल्ट आया था और लगभग अगस्त में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, लगभग 3 महीने के बाद। तो उस समय जो है कुछ ऐसे भी बच्चे होते थे, बच्चे तो नहीं बोलेंगे, कुछ हमसे भी सीनियर्स हो जाते थे, कुछ क्रॉस करके भी आते थे, कुछ मेरे हम उम्र के भी थे। तो मैंने इसी तरह से पढ़ाना स्टार्ट किया धीरे धीरे। शुरुआत में जो है लगभग 8 या 9 बच्चे से पढ़ाए थे, 9 बच्चे पढ़ाए। और रही बात गोड्डा में, ऐसा है ना कि मैंने पहली बार डिसाइड किया कि नहीं, अब जो है फीस भी लिया जाए। तो जब फीस के लिए जब मैंने कहा तो उसमें से 4-5 बच्चा भाग गए, यूँ भाग गए। 3-4 बच्चे रहे, उसमें भी अगर देखा जाए तो लड़कियां थी और कुछ जो हॉस्टल्स जो है, हॉस्टल की, महिला कॉलेज के हॉस्टल की एसटी लड़कियां थी। उन्होंने विश्वास जताया कि नहीं सर, हम लोग आपके पास पढ़ेंगे, और उन्होंने पढ़ा। और आज अभी वो लोग वेल सेटल्ड है, कोई क्लस्टर उद्योग विभाग में है, कोई अच्छे पोस्ट पर है, तो खुशी होती है। और उन लोग का अगर उम्र देखा जाए तो हमारे उम्र के बराबर है ना। तो उस समय से पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे जर्नी बढ़ता गया। शुरुआत में मैं इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाता था। इंटरटेनमेंट का मतलब यह है कि अपने भी कुछ सीख जाएं और केमिस्ट्री को बेहतर कैसे बनाएं। क्योंकि मैं पढ़ा हुआ था, लेकिन शुरुआत में कोई भी टीचर अगर पढ़ाते हैं तो उतना नॉलेज उनके पास नहीं होता है, वो सीखते सीखते, पढ़ाते पढ़ाते वो सीखते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया था, धीरे धीरे पहले हिंदी मीडियम पढ़ाता था। और एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट था जो रहा हूँ। शुरुआत में मैं बच्चों को बोलता हूँ, एक बड़ा अच्छा सा बात बताता हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, 4 क्लास तक सरकारी स्कूल से पढ़ा था। इसके बाद जो है अपना मिशन में संत मेरिज स्कूल में वहाँ पढ़ा। और इसके बाद जो भी हम लोगों को मिला था, मैं चाह रहा था कि वो मैं डिलीवर करूँ अपने बच्चों को। धीरे धीरे इसी तरह से मेहनत करता गया। 2014-15 तक तो ठीक था। इसके बाद 16 में थोड़ा कठिनाई आई थी, बताएंगे क्या कठिनाई थी।
है ना। इसके बाद जो है 17-18, इसके बाद रिजल्ट तो 2020 के बाद ऐसा यूँ आया कि 2019 से रिजल्ट ऐसा हुआ कि 93 नंबर मार्क्स आया बच्चों में। तो मुझे लगा कि हाँ कि कुछ कर सकता है, और धीरे धीरे आज का ऐसा स्थिति है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर फर्स्ट टॉपर है और सेकंड टॉपर है लगभग वो VCC से ही आता था। और 2020 में अगर देखा जाए तो 2022 में, है ना, ये VCC पहले ब्रांड नहीं कहलाता था। 2022 में ये VCC ब्रांड एक नाम टैग लगा दिया गया, तब से जो है ना ये VCC ब्रांड बन गया। पहले ये कि इस कोचिंग का नाम कुछ अलग ही था। सबसे पहले इसका मां शारदा कोचिंग सेंटर था, उसी को नाम को चेंज करके पहले इसके बाद जो है सरस्वती कोचिंग सेंटर किया गया। फिर हमारे कुछ दोस्त, हमारे कलीग आए और अभी तक वो साथ हैं। अगर देखा जाए तो 2008-9 से जो मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे वो अभी तक हम लोग का साथ नहीं छूटा है, और भगवान करे ऐसा दोस्ती हर किसी का बना रहे। और उन्होंने हमेशा मदद किया है और अभी भी मदद करते आ रहा है। जब तक हम लोगों का ये चलता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे का हम लोग हाथ बटाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और हम लोग का कोचिंग जो है अभी तक चलता आ रहा है धीरे धीरे। अब देखते हैं कि आपके इस मंजिल इंडिया में हमारी मंजिल कहाँ तक पहुँचती है, देखते हैं कहाँ पहुंचेगी। आपके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री को रटना ज्यादा आसान है या फिर उसको समझ के पढ़ना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली समझना सबसे ज़्यादा आसान है कि केमिस्ट्री जो है ना वो एक्चुअली केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का मतलब हम अपने बच्चों को ऐसे बताते हैं ना कि केमिस्ट्री का मतलब बॉन्डिंग होता है। आपने कभी सुना भी होगा ऐसे कि केमिस्ट्री का मतलब बॉन्डिंग, कि हमारा अगर किसी के साथ अगर केमिस्ट्री अच्छा है मतलब बॉन्डिंग अच्छा है, रिलेशन अच्छा है। तो इसी तरह से केमिस्ट्री के साथ बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। अब ये नहीं कि आखिर मान लिया जाए कि जैसे कि कोई थ्योरी है ना, कुछ कुछ ऐसा थ्योरी भी है जिसको याद भी रखना होता है, लेकिन उसको जब तक हम अप्लाइड नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सीखेंगे कि नहीं क्या बोल रहा है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक याद रहेगा नहीं। और केमिस्ट्री थोड़ा सा हटके सब्जेक्ट है। हटके बोले तो यूँ बोले तो कि केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, प्लस हम तो इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। ऐसे अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट को अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट बताते हैं, लेकिन केमिस्ट्री को स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए मानते हैं, बोर्ड का सबसे ज्यादा केमिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसी के कारण बच्चे क्या होते हैं कि अच्छा परसेंटेज से पास करते हैं। इसी कारण क्या हो जाएगा कि कम नंबर आ जाएगा। कोई अगर 9 नंबर ले आया केमिस्ट्री में तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। कोई 90 नंबर ले आया उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से केमिस्ट्री को जो है समझ के पढ़ना चाहिए, न कि रटना चाहिए। रटने का चीज ही नहीं है केमिस्ट्री। क्या कोई भी सब्जेक्ट रटने का चीज है ही नहीं। पढ़ाई रटने का चीज है ही नहीं। पढ़ाने का मतलब, पढ़ने का मतलब है कि वो अपना डेली लाइफ में उसको क्या करे, अप्लाइड करे। जब अप्लाइड करेंगे इजी हो जाएगा। तो जैसे पीरियोडिक टेबल होता है उसको तो रटना ही पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या ट्रिक देते हैं? उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ऐसे यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा और हम भी बताते हैं अपने बच्चों को, है ना। आप लोग भी पढ़े होंगे या फिर कोई भी आजकल का बच्चे जो है अपने से बना दिए, हम लोग बना देते हैं, है ना। ऑक्सीजन सीरीज का है, जैसे क्या मतलब सुनने में थोड़ा सा लगेगा लेकिन उतना वल्गर भी नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक ही लगेगा, है ना। जैसे कि हेलिना कर रब से फरियाद, ये तो चलता ही आ रहा है ना। सचिन तिवारी वाराणसी के कार मंगवाने फ्राइडे को निकेल कॉपर के साथ जाएंगे, ये सब सारा चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पीरियोडिक टेबल को बनाना, इसको थोड़ा सा ट्रिक देना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी थ्योरी को ट्रिक से आप पढ़िए, क्योंकि ट्रिक से पढ़ना और उसको कॉन्सेप्ट में लेना, एक्चुअली कॉन्सेप्ट में अगर हम ले लेंगे ना तो न्यूमेरिकल्स बनेगा। केमिस्ट्री का जो मेन बेस होता है वो है न्यूमेरिकल्स। अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो आप नीट क्वालिफाइड करेंगे। आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं आप जेई क्वालिफाइड करेंगे, क्योंकि बोर्ड में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशंस हैं उसमें न्यूमेरिकल्स आता है। तो न्यूमेरिकल्स फोकस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट लेने का आवश्यकता होगा, और कुछ कुछ बातें जो ट्रिक से याद रखने का है वो कर लेंगे, कहीं दिक्कत कुछ बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, तो आप उनको क्या सलाह दें? हम तो बोलेंगे केमिस्ट्री डरने का चीज ही नहीं है। अगर किसी को केमिस्ट्री से डर लगे तो भाई नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए केमिस्ट्री जो है वो समझने का चीज है। केमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या था, पहले क्या हो रहा था कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग बना दिया गया था, और आज जो है केमिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। अभी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही, ऐसा हमारे बहुत सारे साथी मित्र हैं गोड्डा में, अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। हम किसी टीचर्स का बुराई नहीं कर रहे हैं। जितने भी शिक्षक गोड्डा में हैं वो बहुत सुंदर हैं,
एकदम वेल सेटल्ड है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं जितने भी टीचर्स हैं। हम तो कहते हैं क्या कि और भी आगे पढ़ाए, जो भी केमिस्ट्री के हमारे गोड्डा में और भी टीचर्स हैं वो हमसे और बेहतर पढ़ाएं, अगर बेहतर कर रहे हैं तो और बेहतर करें। इससे बच्चों को अच्छे अगर शिक्षा डिलीवर्ड होंगे ना तो वो आगे बढ़ेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों को आगे से बढ़ाना है। ये जरूरी नहीं कि हम ही पढ़ाएं, मेरे अलावा अगर कोई और शिक्षक अगर आते हैं तो वो आगे पढ़ाएं, हमको खुशी होगी। आपके लाइफ का सपोर्ट सिस्टम कौन है? मेरी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम मेरे गार्जियंस तो है ही, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे भैया, मेरे पापा मुझे कभी डीमोटिवेट होने नहीं दिए। बचपन में पापा कहते थे, जब मैं 3-4 क्लास में था, हाँ 4 क्लास में, पापा कहते थे, हमको अभी तक लाइन याद है और अभी बोलते भी हैं, इस बात को बताते भी हैं किसी को भी, कि पढ़े लिखे कभी भूखे नहीं मरते। अगर तुम पढ़ लेते हो तो लाइफ को अच्छे से जी सकते हो। मैंने वही किया। मैं आज गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मैंने पढ़ करके जो अर्जन किया है, जो मैंने सीखा है और जो मैंने समाज को दिया है, वो पापा का जो है ना वर्ड, वो लाइन बड़ा हमको बेहतरीन लगता है अभी भी। और अभी भी अगर कुछ बताते हैं ना तो उसको बैठ करके सुनते हैं। पापा तो घर में ही रहते हैं अभी, और भैया भी अगर कुछ बात करते हैं और कुछ बताते हैं तो उनको ध्यान से सुनते हैं, है ना। और रही बात है कि अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी हैं, है ना, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं गोड्डा में जो कि हमारे मित्र हैं, नाम नहीं लेंगे, है ना, नहीं तो बहुत किसी को ऐसा लगेगा क्या कि ये प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड हैं, है ना। उनका बहुत सपोर्ट रहा है, पापा का, मम्मी का, स्पेशली मेरे भैया का। और अभी भी हम आए हैं तो थोड़ा देर पहले वो कॉल किए थे। डेली ऐसा कभी नहीं होता है कि वो हमसे बात नहीं करते हैं, है ना। तो जहाँ तक रही बात है कि भैया भी मेरे बहुत सपोर्टिव है। और फ्रेंड्स को मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैं जब भी कुछ प्रॉब्लम्स में पड़ा हूँ तो मेरे फ्रेंड्स आए हैं आगे सामने, है ना। तो सभी बातों को लेकर के ये कहा जाए कि पेरेंट्स जो होता है ना वो सुपरमैन होते हैं, है ना। और मेरे सुपरमैन भी मेरे गार्जियंस रहे हैं। बच्चे जब लो फील करते हैं तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? उनको बताते हैं कि हमको देखो, सबसे पहले उनको बताते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे जो गार्जियंस तुम्हारे लिए जो मेहनत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनको देखो कि वो किस तरह से खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसे को ला रहे हैं आपके लिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा ना कि आप ऐसा समझ सकते हैं इसको इस टाइप से कि आपका जो अभी कंडीशन है, जैसे कोई बच्चे हैं, अब जीन्स पहना है, शर्ट पहना है, अच्छा से वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा है, खूबसूरत है, शूज़ पहना हुआ है, उनको बताते हैं ना कि आपका जो ये कंडीशन है, आप जो स्थिति में है, ये आपके गार्जियन का देन है, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया और अभी मेहनत कर रहा है। अब गोड्डा में बहुत सारा ऐसा भी बच्चा नहीं है जो कि बहुत सबका घर में जॉब वाला हो, फैमिली में ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिन का 300-400 रुपया कमाते हैं। उन्हीं से क्या होता है, उसी पैसा से घर का खर्च चलता है, उसी से फीस देना पड़ता है, उसी से रेंट देना पड़ता है। उनको बताते हैं कि अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा आने वाला क्या है, जो पीढ़ी है, आने वाला जो छोटा भाई बहन है, वो उस पर क्या होगा ना कि वो असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा सर? तो तुम आइकॉन बन जाओगे। बच्चे को बताया, कुछ दिन पहले मैं आइकॉन बताया था एक बच्चे को। जैसे हम ही अपना बात बोलेंगे या किसी को भी, जैसे कोई गांव में कोई एक लड़का है जो मेहनत कर रहा है, और मेहनत करते 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 वह, मान लिया जाए, ऐसा नहीं कि सरकारी जॉब ही सब कुछ है, वो अगर एक अच्छे जगह पर है तो उसका एग्जाम्पल वह पूरे गांव में चलेगा कि देखो फलाना का जो लड़का है पढ़ के इतना आगे बढ़ गया है, तुम भी पढ़ो तो तुम आगे बढ़ोगे। और अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो भी तुम उसका आइकॉन बनोगे। किस नेगेटिव आइकॉन बनोगे? कैसे बनोगे? गांव में ही उसी लड़के को बोला जाएगा कि दो क्या करोगे पढ़ के, वो तो पढ़ लिख करके एमएससी कर लिया, वो पीएचडी कर लिया, वो तो बैठा हुआ है ना। तो आप ही जो है ना, आप क्या है, गांव के उस एरिया के सोचिए कि मेंटोर है। अब नेगेटिव भी हो सकते हैं, आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव होने का, कि आप अगर कुछ ना करें तो कुछ तो करें। कुछ करेंगे तो आने वाला जो है बच्चा वो देखेगा और वो आगे कुछ करेगा, है ना। तो इसी तरह से वो मोटिवेट होता है बच्चे। और साथ ही साथ उनको बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, उनको बैठाते हैं, ज़रूरत पड़े तो हम अपने साथ में बैठाते हैं उनको,
आधा घंटा 1 घंटा बैठाते हैं कि देखो कैसे क्या करना है, और लाइफ के बारे में बताते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के बच्चों में लाइफ को समझना। अगर वो लाइफ को समझ गया तो वो फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो अपने आप को नहीं समझेगा कि हम क्यों करेंगे, और मतलब हु आई एम, कौन है हम, हमको क्या करना चाहिए, अगर ये जब तक नहीं समझेगा ना तो आगे नहीं बढ़ेगा भी नहीं। तो आपने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया और अब तक के जर्नी में बच्चे में कैसा कैसा चेंजेस आया? हाँ, ये बहुत अच्छा, उसके रिव्यू में कैसा कैसा हाँ, चेंजेस आया? बहुत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पहले के बच्चे ना खुद पढ़ते थे। बीच में एक ऐसा समय आया जिसमें बच्चे को थोड़ा सिखाना पड़ता था और थोड़ा सा बाहर से भी फोर्स लगाना पड़ता था, मतलब पीटते भी थे, है ना। बच्चे को हालांकि अभी भी पीटते हैं, लेकिन बहुत कम कर दिए हैं। पहले बच्चे अपने खुद से पढ़ते थे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती थी, खुद से वो याद करते थे, पढ़ते थे, तैयारी करते थे, मतलब कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगा। बीच में एक ऐसा समय आया जिसमें बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ा, और अभी का समय में ऐसा है कि आप बच्चे को अगर ज़्यादा, मतलब उनको टॉर्चर लगता है, अगर कुछ मान लीजिए ज़्यादा बता देंगे, या फिर कुछ बातें ऐसा बोल दिए, डंडा उठा दिए क्लास में, कैसे सर डंडा उठा दिए, मन ही मन उनको जो है ना वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहेगा उनको, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनको थोड़ा सा ना हम उसको आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको बोलते हैं हिंदी में धनात्मक पुनर्वलन, है ना। ये क्या होता है ना कि जैसे बच्चे हैं, कुछ याद कर लिया, कुछ याद नहीं कर पाया, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे क्लास में ही बोल देते हैं कि अगर तुम इसको याद कर लिया तो मैं तुमको प्राइज दूंगा। ये हुआ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ कि अगर तुम ये याद नहीं कराया तो कल को जो है ना 2 डंडा मार पड़ेगा। याद दोनों में ही होगा, दोनों में ही बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों याद कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक नेगेटिवली कर रहे हैं और एक पॉजिटिवली कर रहे हैं। तो कोशिश रहता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, उसको प्राइज दें, उसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अभी भी हम 30 तारीख को जो है कुछ टेस्ट है, उस बच्चे को बोल दिए इस बात को कि जो फुल में फुल मार्क्स लाएगा उसका फीस पूरा माफ, है ना। जो 1 नंबर कम लाएगा उसको कुछ गिफ्ट देंगे अच्छा सा, 2 नंबर कम लाएगा उसको गिफ्ट देंगे। ऐसा चलते रहता है, ये मेरा टेक्निक है ताकि बच्चे आगे बढ़ें। जब पूरे 1 साल के मेहनत के बाद आपकी कोचिंग से बच्चे टॉपर रिजल्ट लाते हैं, तभी आपको कैसा फील होता है? सबसे बड़ी खुशी की दिन उसी दिन होती है। अब क्या बोले, उसको हम बोल नहीं सकते हैं। मतलब उससे आपको कुछ तो मोटिवेशन मिलता होगा? मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने आप को कहते हैं हाँ थोड़ा सा, है ना, कि कुछ मिला है, बहुत खुशी होती है। उस दिन तो इतनी खुशी होती है खाना नहीं खाते हैं, है ना। सबका रिजल्ट देखते हैं, स्टेटस में लगाते रहते हैं, और भेजो रिजल्ट, और भेजो रिजल्ट। किसी का 95 आया, और भेजो 96 आया, और भेजो 98 आया, हाईएस्ट मार्क्स 98 आया है। लेकिन हमेशा एक चीज़ का थोड़ा सा आस लगा हुआ रहता है, 100 क्यों नहीं आया? हाँ, 100 क्यों नहीं आया, मतलब 98 मार्क्स तो आया है, लेकिन उससे 1 नंबर भी बढ़ जाता है ना। अक्सर केमिस्ट्री को तो नहीं पता, लेकिन मैथ में अक्सर 100 मार्क्स हम लोग के टाइम में आया करता था। हाँ, मैथ्स में आ जाएगा। हाँ, मैथ्स में इजीली आ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा रहता है। आपके लाइफ में जब आपको लो फील होता है, हर सिचुएशन में होता ही होगा, तो जब लो फील होता है तो आपको मोटिवेट करने के लिए आप खुद को क्या करते हैं? हम सो जाते हैं। सोने से हो जाता है? माइंड को रिलैक्स मिलता है, फिर उठते हैं। लेकिन कहा तो ऐसा जाता है कि अगर कोई टेंशन हो तो उस टाइम पे सोना नहीं चाहिए, उस टाइम उसको सॉल्व करो, उसके बाद सो, वरना वो टेंशन बढ़ जाता है। मेरा कुछ अलग है, हम सो जाते हैं। हम सोने का मतलब ऐसा नहीं कि हम 2 घंटा 4 घंटा सो गए, ऐसा नहीं है। आधा घंटा रेस्ट ले लिए, फिर मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है कि क्या करना चाहिए, वो दिमाग से खुलने लगता है। फिर वो है कि बातें करते हैं, है ना, कुछ दोस्त से बातें करते हैं, वाइफ है उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे कैसे क्या क्या करना है ना। आगे चलकर बीसीसी को आप कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक रही बात की, मैं बच्चों को भी बोल चुका हूँ और अनाउंसमेंट भी है ऐसा, है ना, कि जहाँ तक रही बात की बीसीसी तो रहेगा ही, ब्रांड है वो अमर रहेगा, वो चलते रहेगा। लेकिन मैं अपना जो अपने तरफ से जो डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि 2030 तक हम अपने खुद से क्लास देंगे। इसके बाद जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। 2030 तक तो मैं उस पर खुद मेहनत करने वाला हूँ। क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हैं? हाँ हैं, लेकिन अभी दे नहीं पा रहे हैं समय, क्योंकि जब से जॉब हुई है ना, तब से मैं चाहता हूँ कि वहाँ के बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर और गरीब बच्चे सब हैं,
है ना। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं खाने का जो है ना, जिनके पास गार्जियन के पास पैसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मेहनत करो, वहाँ पर पढ़ाऊँ, इसलिए अभी समय नहीं दे पा रहे, लेकिन आने वाले समय में मैं आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा, आने वाला हूँ। आप कौन से टीचिंग मेथड का यूज करते हैं जिससे बच्चे ना केवल समझ पाते हैं बल्कि याद भी कर लेते हैं केमिस्ट्री को? साम दाम दंड भेद। यूँ तो कहे कि सबसे पहले तो क्लास देना, क्लास देने के बाद उसको क्लास में ही पूछना उसी समय। मैं क्लास देता हूँ तो पहले ही बोल देता हूँ एक बात कि मैं क्लास दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में यह ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा वही क्वेश्चन आया जो आपने पढ़ा, आपने जो याद किया। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आए जो आपने क्लास में सुना, तो क्लास में ध्यान से सुनना है। क्लास में बातें नहीं होती है, क्लास में बच्चे मन लगा के सुनते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी है टॉपिक, कुछ गाना गा के जो है बताना पड़ता है, कुछ जो है उसको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा मेथड उनको बताना पड़ता है कैसे क्या क्या, और बाहर का दुनिया से रिलेट करके पढ़ना पड़ता है, लाइफ से, है ना। लाइफ और ये जो आपका वो वर्ल्ड को बोला जाए कि कैसे सिस्टम और जो है वो सराउंडिंग वर्क करता है, तो सारा को जोड़ करके पढ़ाने से ज़्यादा आजकल बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और रही बात कि आजकल के बच्चों में क्षमता ज़्यादा है, कर सकते हैं, सिर्फ उसको पहचानने का ज़रूरत पड़ता है। हमको तो वो बच्चे जो है ना, उनको बरगद का बीज लगता है ना। वह बीज जो कि बरगद के बीज में क्या होता है कि पूरा बरगद का पेड़ छिपा हुआ होता है। किसी को मालूम चलता है क्या? नहीं। छोटा सा बीज में पूरा पेड़ छिपा हुआ है, तो हमको वो बीज लगता है। अब उसको जैसे सींचेंगे वो ऐसा पेड़ बनेगा, उसको अच्छे से सींचेंगे तो बड़ा पेड़ बनेगा, अगर उसको अच्छे से नहीं सींचेंगे तो खराब पेड़ बनेगा। खराब पेड़ किसी को पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं होगा, किसी को पसंद नहीं होगा, है ना। तो वो बच्चे हमको बीज लगते हैं, और उनका जो है ना, उनका नींव बेहतरीन तरीके से हमको सींचना आता है, वो हो जाता है क्लास में। आप अपने पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? समय देना पड़ता है, निकालना पड़ता है ना, कि इसमें समय निकालना पड़ता है। लाइफ अगर 3-4 जगह अगर डिस्ट्रीब्यूट किया हो, स्कूल है, कोचिंग है, अपना पर्सनल लाइफ है, तो तीनों को अगर बोलिएगा कि हम इक्वल लेके चलेंगे तो नहीं ले जा पाइएगा, कोई नहीं ले जा सकता है ना। थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो जाता है। तो आप एक को पकड़ के रखिए, है ना, एक को आप पकड़ के रखिए, दोनों जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, लेकिन मैनेज करके चलने से हो जाएगा, और हो जाता है ना, और अच्छा लगता है। यही तो चीज़ है जो कि अगर जितना ज़्यादा चैलेंज आता है ना, तो उसको फेस करने में ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा अपने आप को कभी कभी कहते भी हैं ना, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा अपने आप को भी कहते हैं, क्लास में भी बोलते हैं। बहुत बच्चे देखा भी है कि अगर हमको कुछ, अगर हम खुद से मोटिवेट हो गए और कुछ अगर हो गया अच्छा, तो ऐसे बोलते हैं, वाह अमित, ऐसे करते हैं। क्लास में भी करते हैं, है ना, बच्चे भी देखते हैं। तो इसी तरह से अगर कुछ चैलेंजिंग होता है ना, कि जैसे पर्सनल लाइफ हुआ, जैसे कोचिंग लाइफ हुआ, जैसे आपका स्कूल लाइफ हुआ, तो सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। कौन से ईयर में? ये लगभग 1.5 साल होने वाला है। एग्जाम के टाइम बच्चे टाइम मैनेज कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? रिवीजन, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट की ऑफ रिजल्ट, है ना। कि सेल्फ स्टडी जो है, जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसी को पढ़ो, और नया चीज़ को मत पढ़ो उस टाइम। अगर प्रॉब्लम है कुछ तो उसको लिख करके लाओ, हम उसको बताएंगे कैसे क्या करना है, और जो पढ़ा दिया गया है उसी को पढ़ो। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, ये की है। मेरे क्लास में आने के बाद सबसे पहले हम इसी को बताते हैं कि मोटा मोटा जो रेफरेंस बुक होता है ना, वो पतला सा वो एनसीईआरटी बुक का ही वो दिया हुआ है, बस क्वेश्चन रहता है उसमें। हाँ, तो एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी बुक का स्टडी करना है, और जो नोट्स है उसको पढ़ना है, तो बेहतर रिजल्ट होगा। नीट या जेई में केमिस्ट्री का क्या रोल है? बहुत भयंकर वाला रोल है ना, बहुत भयंकर वाला रोल है। खैर नीट में तो बायो बहुत ज़्यादा उसमें रोल निभाता है ना, क्योंकि आपका 45 इधर हो गया, उधर 90 मार्क्स बायो हो जाता है। तो उसमें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ठीक है, बायो में स्कोरिंग हो जाता है सब्जेक्ट, लेकिन केमिस्ट्री जो है इसके साथ जेई में जो है बहुत रोल निभाता है। केमिस्ट्री ही जो है वो जेई का रिजल्ट बनाता है।
अब यूँ ऐसा नहीं बोले कि फिजिक्स और जो है मैथमेटिक्स जो है वो नहीं करता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री जो है ना वो रीड होता है वहाँ का। अगर केमिस्ट्री किसी का बेहतरीन है तो ऑब्जेक्टिव जो है 20 के अलावा जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो था 5 है ना, वो बन जाता है तो आ जाता है, परसेंटाइल आपका है आ जाएगा 97 98 तो यूँ ही आ जाएगा। और जहाँ तक नीट का बात है तो नीट भी बहुत, अब एक हाथ से तो ताली बजता नहीं। अब बायो वाले बोलेंगे कि नहीं सिर्फ बायो से निकाल लेते, ऐसा हो नहीं सकता है। फिजिक्स वाले बोलेंगे नहीं फिजिक्स रोल अदा करता है, ऐसा हो नहीं सकता है। केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नीट में थोड़ा ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता लेकिन ईजी होता है, वो बन जाता है, बच्चे कर लेते हैं। और जो भी क्लास में जो पढ़ाया जाता है हमको लगता है कि बच्चे को नीट के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत रेफरेंस बुक लेता है हो जाता है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। केमिस्ट्री में करियर क्या क्या बना सकते हैं? बहुत सारा है, आप लैब में जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री का यहाँ का जो बच्चा का जो मेन मोटो होता है ना, क्या क्या करता है। सबसे पहले जो इंटर में बच्चे आते हैं ना तो उनके दिमाग में 2 चीज़ चलता है, नीट करेंगे जेई करेंगे, या तो डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनेंगे। फिर अगर वो नहीं हो पाता है तो वो आता है ग्रेजुएशन की तरफ, फिर वो ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन करने के बाद तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है, आप लैब भी कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन भी कर सकते हैं, आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोफेसर हम तो टीचर हम बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि टीचर जो होता है ना वो आप जानते हैं कि कुछ भी कर सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है, निर्माण कर सकता है, सर्वनाश कर सकता है। लेकिन एक अच्छे टीचर का पहचान है कि वो हमेशा आगे बढ़े और आगे बढ़ाते रहें समाज को भी देखना होता है। क्योंकि हमारा जो है ना जो समाज जो होता है वो कॉपी होता है। कॉपी का मतलब होता है कि आप अगर एक शिक्षक हैं, अगर आपका धुरी मजबूत नहीं है ना तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, और समाज पर जब पड़ेगा तो उसी तरह से जो है आपका क्रिएट होगा, समाज बनेगा। तो टीचर को बहुत ध्यान में रखना होगा इस चीज़ को, और ध्यान में रखना भी होता है। आपके अकॉर्डिंग अभी झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है झारखंड का, है ना। इसको और टाइट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जैसे 8 क्लास में जैसे इंटर में थोड़ा बहुत यहाँ पर मिसमैनेज भी हो रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अगर शिक्षा मंत्री तक अगर बात चली जाए तो और अच्छी बात है। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि 8 क्लास में एक बोर्ड लेते हैं आप, 9th क्लास में फिर बच्चे जाते हैं, फिर 10th क्लास में आप बोर्ड लेते हैं, फिर आप 12 में बोर्ड लेते हैं। 8 क्लास में आप बोर्ड लेते हैं तो क्या लेते हैं बच्चे, या तो चोरी करके लिखते हैं, या तो कॉपी करके लिखते हैं, या तो यूं ही पास हो जाता है। ठीक है। 10th क्लास का भी आजकल का ऐसा ही सिचुएशन आया हुआ है, वही घिसा पिटा क्वेश्चन, वही बार बार वही उसका पुनरावृत्ति, वही सब क्वेश्चन पूछना है कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, ये सब कि, और क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों, वही सब क्वेश्चन। सबसे टफ जो है वह होना चाहिए 8 क्लास का एग्ज़ाम, सबसे टफ, वो टफेस्ट होना चाहिए एग्ज़ाम। वहाँ से जो बच्चे 9th में जाएंगे और 10th में जाएंगे वो मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे, जो कमज़ोर है वो 8 में ही रह गया, तभी बच्चे छोटे भी रहते हैं 8 क्लास में, है ना। फिर वो क्या करेंगे, 10th में एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर भी टफ एग्ज़ाम होना चाहिए। फिर वो 12 में जाएंगे, वहाँ पर भी टफ होना चाहिए। तो 10th में जो टफ एग्ज़ाम दे करके जो बच्चे आएंगे 11th में, वो क्रीम बच्चे आएंगे। वो बच्चे जो 11 12 पढ़ेंगे वो कभी बेरोजगार नहीं बैठेंगे। आज के समय में क्या है, 8 क्लास का रिजल्ट पास, 10th क्लास का रिजल्ट पास, मतलब अच्छे डिवीजन से पास, 12 में भी क्या हो गए, पास हो गए। अब क्या हुआ, सरकार के सामने एक बेरोजगार का टीम खड़ा हो गया। अब वो बच्चे क्या करेंगे, जॉब मांगेंगे, सरकार के पास जॉब नहीं है, तभी सरकार को कोसेंगे, सरकार अपना जो है अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे और अपना काम निकालते रहेंगे। और उनको क्या, उनको नौकरी, अगर ज़्यादा एजुकेटेड अगर स्टूडेंट आ गया तो वो क्या चाहेंगे, नौकरी चाहेंगे। सरकार चाहेंगे क्या कि जो है ना बिना पढ़ करके ही बच्चे को रिजल्ट दे दिया जाए, अच्छा से आगे बढ़ा दिया जाए, और बढ़ गया जैसे, इसके बाद वो जब तक अगर अच्छा एजुकेटेड अगर स्टूडेंट रहेगा तो नौकरी मांगेगा, अगर नहीं एजुकेशन रहेगा उसके पास ऐसे रिजल्ट पकड़ा हुआ रहेगा तो सरकार का जो है वो पीछे नारा लगाएगा, और क्या करेगा, है ना। आप भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर में क्या डिफरेंस फील करते हैं?
डिफरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट टीचर जो है वो चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, लेकिन गवर्नमेंट टीचर को एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि बच्चे नहीं आते हैं। उनको लगता है ये गवर्नमेंट टीचर है, उनको ज़्यादा विश्वास किस पर होता है? प्राइवेट टीचर पर। ये पता नहीं कहाँ से मेंटलिटी आता है बच्चे का। हमारे ये टाइम में नहीं- तो ये ऐसा था कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, मतलब टीचर जो है वो पढ़ाते नहीं, ऐसा करके भी बच्चे सोच के नहीं आते थे। आजकल के जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, तभी तो गवर्नमेंट को हुआ है। मान लिया जाए क्या कि हजारों हजार लाखों लाख वैकेंसी जो है, वैकेंसी अब 10 निकलता है, उसमें हजारों टीचर अप्लाई करते हैं, उसमें से जो सेलेक्ट होते हैं तो वो तो क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को होना चाहिए कि पढ़ें, उनके पास पढ़ें, स्कूल आएंगे तो उसको ट्यूशन का भी शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ बच्चे जो है ट्यूशन मतलब एक ट्यूशन पे बन गया, एक मेंटेलिटी बन गया है कि ट्यूशन पढ़ना है, हम ही जैसे पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पढ़ना है, सर के पास जाना है तो जाना है ना। और यही जब हम स्कूल जाएंगे तो फिर बच्चे नहीं आते हैं, है ना, तो अंतर हो जाता है। ये आपके जॉब करने का कुछ खास वजह? हमको एक सेटलमेंट चाहिए था लाइफ का। मैंने ये क्वेश्चन आप जो किए ना, शायद इसका जवाब जो है हमको क्या, उन सभी लोगों को पता है जब कोरोना आया हुआ था। जब कोरोना आया हुआ था, जिसके पास जॉब नहीं था वो बेरोजगार बैठ गया था घर में, लेकिन जिसके पास जॉब था उसको सैलरी मिल रहा था, वो भी गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब वाला भी घर पे बैठा हुआ था, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब था जिसके पास, उनको सैलरी मिल रहा था। मेरे ही बगल में, अगल बगल जो है, हम लोग आइसोलेटेड थे घर में, उन लोगों को सैलरी आ रहा था। उस समय ऐसा लगा कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। हाँ, पहली बार हमको उसी समय लगा, और इसके बाद जो है उस पर थोड़ा सा मेहनत किया गया। उस समय कोरोना के समय में एक्चुअली में थोड़ा सा ये जो इवेंट जो घटना घटा है ना, ऐसे ही होते होते चल गया। ऐसा नहीं कि स्पेशली तैयारी किए हैं, बैठ करके तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, इसके बाद जॉब लगा है, ऐसे होते होते चल गया। ये क्लास का प्रैक्टिस है, मतलब क्लास का प्रैक्टिस यूँ बोले तो बेहतर डिलीवर किए क्लास में, सारा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते गए, यही सब चीज़ अपना कंपटीशन में आ गया तो फिर निकल गया। जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चे जब कुछ एक सवाल बार बार पूछते हैं तो आप उससे कैसे डील करते हैं? एक बताते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन बताया गया, सबसे पहली बात है कि अगर बच्चा एक बार में नहीं समझा तो वो मेरा प्रॉब्लम है। एक बार में बच्चे को समझ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो वो ब्लैंक पेपर है उस समय, जो हम बता रहे हैं ना तो उसमें वो ब्लैंक पेपर है, उसमें हमको लिखना होता है। अगर किसी पेज में नहीं लिखाया तो वो पेज का दोष नहीं है, लिखने वाले का दोष है, या फिर हम जो डिलीवर कर रहे हैं, मेरा जो कलम है उसका दोष है। अगर बच्चे एक बार में नहीं समझ रहे हैं तो उसमें मेरा दोष है। फिर भी कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना कि एक टाइप के नहीं होते हैं, कुछ मेधावी बच्चे होते हैं, कुछ मिडिल, और कुछ जो है वो थोड़ा सा बेस कमजोर होता है। तो क्लास में चैलेंजिंग भी होता है कि सभी बच्चों को एक साथ कैसे क्या मैनेज किया जाए। तो ऐसा जैसे कि मान लीजिए कि लो लेवल का पढ़ाएंगे तो फिर जो तेज बच्चे हैं उनको लगेगा क्या कि हम तो ऐसे बैठे हुए हैं। अगर हाई लेवल का पढ़ाते हैं तो लगेगा बच्चों को क्या कि जो लो लेवल के जो बच्चे हैं उनको लगेगा कि हाई लेवल पढ़ाते हैं तो ये बच्चे भाग जाएंगे, है ना। तो क्या करना पड़ता है कि बेस से उठाना पड़ता है, शुरू से बेस से उठाते उठाते धीरे धीरे, है ना, एनसीईआरटी पढ़ाते पढ़ाते, बोर्ड करते करते आपका नीट जेई ये लेवल तक का क्वेश्चन कंपटीशन करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में थोड़ा जागरूकता बढ़ती है और बना लेते हैं बच्चे। रही बात की एक बार में कोशिश करते हैं कि एक बार में ही समझ जाए, उसके लिए सोचना पड़ता है ना। और अगर समझ पाया तो फिर थोड़ा सा बाद में भी ये सोचते हैं कि हम कैसे बताए कि नहीं समझा, है ना। फिर परेशान हो जाते हैं, फिर सोते हैं, बताए ना कि हम पहले सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सोचते हैं कि कैसे इसको बताया जाए कि समझ जाए बच्चा, फिर उसको बताते हैं और वो समझ जाता है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो ही पुनरावृत्ति करना होगा, फिर वो समझेंगे ही समझेंगे। आपको अगर बोला जाए कि पीरियोडिक टेबल का कोई एक एलिमेंट से आपको खुद को डिफाइन करना है तो आप कौन सा एलिमेंट बताएंगे? हम तो बताएंगे कि क्या बोले हैं, हाइड्रोजन समझ लीजिए, है ना। अब हाइड्रोजन समझ सकते हैं आप, मेटालिक फॉर्म में भी देख सकते हैं, नॉन मेटालिक फॉर्म में देख सकते हैं,
हाइड्रोजन जो है एक्चुअली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो उसमें सबसे पहले तो कि हाइड्रोजन को एक आवारा तत्व भी कहते हैं ना, वेगाबॉन्ड एलिमेंट, तो हर चीज़ में फिट करते हैं, है ना। ऐसा लोग भी वो कहता है, समाज भी कहता है, सब आइडिया लगाता है, एक्चुअली सब आइडिया लगाता है। और हम क्या हैं वो हम जानते हैं, हमारे बारे में बाकी जो लोग हैं वो आइडिया लगाते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा हमको कोई नहीं पहचान सकता है। और हमको अच्छा लगता है कि मेरा अगर कुछ बोलता है ना, ये मेरा पता नहीं ये डिमेरिट है या फिर अच्छाई है, पता नहीं, लेकिन मेरे बारे में अगर लोग बात करें तो हमको अच्छा लगता है, चाहे वो कंट्रोवर्सी ही क्यों ना रहे। और गोड्डा में अगर देखा जाए ना तो सभी शिक्षक हमसे प्रेम करते हैं, मतलब कभी किसी का जो है ना, कभी हमने बुराई नहीं चाहा। सभी टीचर्स मेरे बारे में भी अगर कहेंगे किसी के बारे में, इवन हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और कोई अगर शिक्षक है जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अगर उनसे भी मेरे बारे में पूछिएगा तो बुराई नहीं करेंगे, वो अच्छा ही बोलेंगे, है ना। तो रहा कि कंट्रोवर्सी किसके साथ हो जाता है, तो अलग सब्जेक्ट के शिक्षक के साथ हो जाता है, और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा कि नाम चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में सबसे हार्ड टॉपिक क्या है, और आप उससे बच्चे को कैसे डील करना सिखाते हैं? हार्ड टॉपिक कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलेंगे। केमिस्ट्री में कोई टॉपिक हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें। और पढ़ें तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट, न्यूमेरिकल अगर नहीं बन रहा है तो उसका पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। मैंने न्यूमेरिकल बनाना कि क्या पढ़ें, केमिस्ट्री में अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, उसका क्या यूज़ है और उसको कैसे पढ़ें। ये तीनों अगर हो गया तो फिर आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ ईजी हो जाएगा। केमिस्ट्री में तो बहुत ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल बच्चे बनाते बनाते नहीं बन रहा है, तो वो मतलब खुद को डिमोटिवेट कर लेता है, तो उसको मोटिवेट कैसे उसको करें? सिखाते हैं कैसे बनना है। जैसे हमारे टाइम में हम खुद ऐसा फील किए हैं कि हम केमिस्ट्री जब पढ़ते थे तो नहीं बनता था न्यूमेरिकल, तो छोड़ देते थे, अब नहीं करना है। तो इसी बात को देखिए, अब यहाँ पर समझाते हैं बच्चों को इस बात को लेकर के। देखिए कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि क्लास में हम कुछ बताया, अगर थ्योरी का बात की तो बच्चे सुने, बच्चे का दिमाग उतना ही काम किया जितना हम बताए, क्योंकि हम यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, वो कैच कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो कैच कर रहे हैं। बच्चे का माइंड का यूज कहाँ हुआ? जब वो न्यूमेरिकल बनाया। इससे पहले बच्चे का माइंड का यूज नहीं हुआ, इससे पहले वो सीखा, हम बता रहे हैं वो सीख रहा है, और वो सीखा कितना सीखा, इसका जो आउटपुट है, उसका आउटकम्स है, वो कैसे आएगा और जब न्यूमेरिकल बनाएगा तो इसीलिए बच्चे को पहले बता देते हैं कि अभी भी जैसे नया सेशन जैसे स्टार्ट किए हैं ना, तो पहले बता देते हैं कि तुम्हारा टारगेट न्यूमेरिकल है, उसके लिए तुम थ्योरी पढ़ो। ये नहीं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल बन जाएगा, टारगेट न्यूमेरिकल है, उसके लिए थ्योरी पढ़ो। हो जाता है सारा चीज। सर आप 11th-12th को भी पढ़ाते हैं स्कूल में, तो बच्चे जो है वो स्कूल के क्लास को सीरियसली नहीं लेते, वो सोचते हैं कि ट्यूशन में पढ़ लेंगे, तो आप ऐसे बच्चों को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि स्कूल में ही आओ। अगर ऐसा बात होगी, अगर ऐसे मेरे डायरेक्ट कान में आ जाएगा बात ना, तो कोचिंग बंद कर दूंगा, स्कूल में ही पढ़ाऊँगा। स्कूल का जो पढ़ाई है, जो माहौल है, वो कोचिंग में उस तरह से नहीं होता है जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है। बच्चे के दिमाग से जो है ना, इसको हटाना होगा कि आप जो है स्कूल जो आ रहे हैं, अब सबसे पहली बात है कि आप स्कूल में पढ़ाएंगे तब तो। आप स्कूल में अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे आएंगे। मैं अब जब भी स्कूल जाता हूँ पढ़ाता हूँ, और जो बच्चे जो कभी नहीं आए हैं वो अगर एक बार आके बैठते हैं ना, तो उनको लगता है कि नहीं दूसरा दिन आए, इस तरह से बच्चे बढ़ते जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल का थोड़ा सा है ना कि बच्चे में, ये गवर्नमेंट का दोष नहीं है, ये बच्चे का थोड़ा सा पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि जो टीचर आए हैं वो पढ़ाने वाले हैं, बच्चे को भेजें। आपके हिसाब से एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए? एक अच्छे टीचर होने के लिए सबसे पहले शिक्षक का मर्यादा में रहना चाहिए, और स्टूडेंट के साथ जो तालमेल जो है ना, वो पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये कहा जाता है कि स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन जो होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है। हमको वह दिखना चाहिए कि क्या कमजोरी है, और स्टूडेंट को भी चाहिए कि अगर कुछ कमजोरी है तो उसको खुल के बोलें। कभी कभी स्टूडेंट नहीं बोल पाते हैं टीचर के सामने, तभी क्या होता है ना कि पकड़ना होता है कि कहाँ पर इसका क्या गलती है, कहाँ पर ये कमज़ोर है। तो टीचर और स्टूडेंट का जो है ना रिलेशन, वो बहुत ही वो पक्का वाला होना चाहिए, है ना, और फ्रेंड्स वाला होना चाहिए। यूँ ऐसा नहीं कि टीचर है तो वो बहुत महान है वो,
और स्टूडेंट है वो डर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो डर को भगाना होगा। अगर जब तक डर नहीं भागेगा ना तब तक वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चनिंग के लिए उसको डर को हटाना पड़ेगा, और डर तभी भागेगा जब आप उसको समझिएगा। आप उसको समझिए, उसको कहिए, उससे बातें कीजिए। सबसे पहले उससे बातें कीजिए। अगर क्लास में भी आता है ना कि ऐसे ही फलाना उठ जाओ, आज क्या नाम हुआ जी, कहाँ घर हुआ, अच्छा सब ठीक ठाक है ना, घर में सब ठीक ठाक है ना, ऐसे में उनको क्या लगता है ना कि वो कि जो सर हैं जो बहुत दूर, हाँ बहुत दूर नहीं है, फेमिलियर हैं सर हमारे बारे में, मतलब बात कर रहे हैं। तभी क्या होगा ना कि वो पूछेंगे आपसे, धीरे धीरे वो मोटिवेट होंगे, वो पूछेंगे, वो डरेंगे नहीं आपसे। और ये डर हट गया तो फिर सबसे पहले तो टीचर को वो गब्बर सिंह वाला वो डरावना नहीं होना चाहिए, है ना, कि अगर फिर वो डरा दिया फिर बच्चे जो है वो या तो भाग जाएंगे या तो नहीं सीखेंगे। एक होना चाहिए, हम तो बोलते हैं कि हीरो की तरह होना चाहिए। मतलब हीरो का मतलब है कि उसका वो आइडियल होना चाहिए, कि आप उसको समझना चाहिए, हर चीज़ को वो शेयर कर सके, हर बात को, प्रॉब्लम्स को। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है, गोड्डा का ही बात अगर करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको फीस देने में प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको आने जाने में प्रॉब्लम होता है, साइकिल का प्रॉब्लम है, आने जाने का प्रॉब्लम है, खासकर लड़की लोग को जो गांव से हाँ। इधर ही कुछ दिन पहले स्टूडेंट को फिर साइकिल दिए, इसलिए दिए क्योंकि वो आए जाए सब जगह ट्यूशन कर सके। तो जहाँ तक मदद हो सकता है वो करते हैं। एक टीचर जो है वो समाज का निर्माता है। एक टीचर जो है पेरेंट्स से ज़्यादा मूल और मौलिक भूमिका निभाता है किसी बच्चे में, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखेंगे, जब छोटा बच्चा होता है ना वो भी एक टीचर को आइकन बनता है। वो कहीं सीख के आएगा स्कूल में या फिर कहीं से भी, देखिएगा घर में जाकर के क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि कुछ टेबल अगर सीख लिया है ना, 2 का टेबल, हम लोग तो बोलेंगे 2 का पहाड़ा, है ना, 2 का पहाड़ा सीख लिया, 2 का 2 2 2 में 4। अगर आगे आके बोलेगा मम्मी भैया तुमको ये आता है, तो बोल दे नहीं यार तुमको नहीं आता, मेरे सर तो बताए हैं, हमारे सर ना ऐसे हैं, हमारे, मतलब वो बात करता है, मतलब उसको आइडियल मानता है। और उसी का छाप जो है ना वो रह जाता है उसको लाइफ में, ज़िंदगी भर रह जाता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो टीचर को चाहिए कि एक बेहतरीन शिक्षा दें। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उसका जो कर्तव्य जो है, उसका नैतिक कर्तव्य उसको भी सिखाना है। इसके लिए और सिर्फ शिक्षा ही जिम्मेवार नहीं होंगे, पेरेंट्स और समाज भी जिम्मेवार होता है, लेकिन एक टीचर जो है उसको निखार देता है बच्चे को। आपके टीचिंग सेक्टर में कोई कॉम्पिटिटर है? मेरा कॉम्पिटिटर हम खुद हैं, किसी और का नाम नहीं लेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं। और कॉम्पिटिटर का मतलब क्या होता है ना कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम अच्छे से बताएंगे, हम अच्छे से बताएंगे, उससे क्या होगा समझिएगा। हम क्यों बोले अपना कि खुद का कॉम्पिटिटर हम खुद हैं। हम जितने अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर हो जो कि हमसे ज़्यादा बेहतर बताए, ताकि हम उनको देख के हम अपने आप को इम्प्रूव फिर से करें, री इम्प्रूव करें और उनसे अच्छा ज़्यादा बताएं। फिर हम चाहते हैं कि जब हम इम्प्रूव कर जाएं तो मेरा और कॉम्पिटिटर हो, ताकि वो अच्छे से पढ़ाए। इससे क्या होगा, फायदा किसको होगा? आपको नहीं, इससे बच्चे को फायदा होगा। हाँ, इससे बच्चे को ज़्यादा नॉलेज मिलने लगेगा, ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। इसी तरह से गोड्डा में भी चलता आ रहा है। कंप्यूटर, जितना कंप्यूटर होगा, जितना टीचर्स में कंपटीशन होगा, उतना बच्चों को फायदा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे हैं शिक्षक जो है वो बोलेंगे कि नहीं हम लोग मिल के चलते हैं, मिल के चलेंगे, बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम तो बोलते हैं कि टीचर्स को अगर सेम सब्जेक्ट के हैं तो उसको कंप्यूटर होना ही चाहिए। आप अगर एक टीचर दूसरा टीचर से कम्पीट करेंगे पढ़ाने में, है ना, किसी का बुराई नहीं करने में, बहुत जगह पर ऐसा होता है, लेकिन उस बात को हटा दीजिए। खैर, ऐसा तो ध्रुव सत्य है कि नॉर्थ में, साउथ में वो क्या बोलते हैं, रिपल्सन तो होगा ही, है ना। तो चाहिए कि कंप्यूटर हो। अगर कंप्यूटर होंगे एक दूसरे का, बच्चे को फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और बच्चे को जब फ़ायदा मिलेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। आजकल के जनरेशन के बच्चे में सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन क्या है और उसको फिर से मोटिवेट कैसे करेंगे? डीमोटिवेशन का कारण बहुत सारा है आज के समय में और पहले के समय में। सबसे पहली बात है तो इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है, और ये उम्र का भी प्रभाव है। पहले जो है बच्चे जो है 14 साल, 15 साल, 16 साल पढ़ते थे, तभी उनके माइंड में कुछ ऐसा नहीं आता था। आज की जनरेशन में ऐसा है क्या कि जो चीज़ें जो होती थी, मान लीजिए कि 16 साल, 15 साल में जो चीज़ समझता था, आज जो है वो 8 साल, 9 साल में वो समझना स्टार्ट कर देता है। तो कभी कभी जो है ना वो
इससे मोबाइल जो है ना, वो आपका जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। तो बच्चे कभी कभी भटक जाते हैं, लाइनअप से जो है ना वो आउट हो जाते हैं, तभी उनको जो है वो डिमोटिवेट होते हैं। और कभी कभी बच्चों में या पढ़ाई में कहाँ पर डिमोटिवेशन होता है, देखिएगा, मान लीजिए किसी चीज़ को हम पढ़े, ठीक है, और पढ़ करके हम रिजल्ट लाएं अच्छा से, उनका एक उम्मीद होता है कि हम बेहतर रिजल्ट करें, और अगर उसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट नहीं आता है, उस समय बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस समय चाहिए टीचर्स को, गार्जियंस को उसको मोटिवेट करें, मोटिवेशन करें उसका, उनको और जो है ना सहारा दें। ये नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट ख़राब हो गया तो तुम जो है वो बेकार हो गया। बहुत बार ऐसा कमजोर हो होता गए है, उसके हाँ, वजह से। समाज में देखने को मिलता है बहुत जगह ना। तो ये चीज़ को जो है ना गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा टीचर के साथ साथ, कि अगर कोई बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उनको जो है कैसे अब मोटिवेशन दे रहे हैं, है ना। उनको बोलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार अगर नहीं कर पाया, 2 बार करो, 3 बार करो। वो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। राजा महाराजा का है, फिर वो गौरी वाला सब जो है कहानी जो है बचपन में बताते हैं ना, कि 17 बार लड़ाई किया, हाँ। हार गया, फिर जो है जीत गया। बहुत सारी मकड़ी वाला बातें भी हैं, कहानी। हाँ, है ना। तो ये सब चीज़ को जो है थोड़ा सा सुनाना पड़ेगा, बच्चों को दिखाना भी पड़ेगा। और बच्चे, एक बात तो है, जहाँ आप ब्रेक होते हैं ना वहीं आप सीखते हैं। जहाँ पर पैर में चोट लगता है ना पत्थर से, पैर वहीं उठता है, वहीं पर पैर उठेगा। नहीं तो पैर तो ऐसे ही हम क्या ना कि चले जाएंगे, ससराते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर हम जानेंगे कि यहाँ पर खतरा है, वहाँ पैर उठ जाएगा। तो लाइफ में भी ऐसा ही है, अगर एग्जाम दे रहे हैं, अगर किसी तरह से ब्रेक हो गए, किसी तरह से रुक गए या फेलियर हो गए, तो वहाँ पर आपको जो ना एक उठने का, छलांग मारने का एक अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर आप उठिए, वहाँ पर आप और मेहनत कीजिए, है ना। आप असफल होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। असफल होने का मतलब है कि आपको और मेहनत करना है, जो भी है वो ऊपर से किया हुआ है। आप, हम क्या हैं, सब जो है ना उनका बनाया हुआ एक मोहरा है, चल रहे हैं, हमको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। क्या आपको घूमने का शौक है? घूमने का शौक तो है, हर कैसे किसी को होता प्लेसेस पे है। आपको घूमने का शौक है? हिल स्टेशन हुआ, कहीं भी घूम लेते हैं जहाँ पर कि कुछ मिल जाए देखने को। वैसे हमको शौक है बहुत घूमने का, लेकिन घूम नहीं पाते, जो हकीकत बात है, इस बात को जो तो है, अगर आपको जैसे है ना। कि सपोज कि आपको छुट्टी मिल गया, तो आप कैसे कैसे प्लेसेस पे सबसे पहले जाना पहले, चाहेंगे? हाँ, पहले तो हम लोग फ्रेंड के साथ में जाते थे घूमने के लिए, जैसे उड़ीसा बीच में चले गए, है ना, ऐसे घूमते थे। अब जो शादी हुई है, इसके बाद जो है थोड़ा सा घर में समय देना पड़ रहा है, तो कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन आएगा समय, घूमेंगे, जाएंगे घूमने के लिए। आपका फेवरेट फूड क्या है? रोटी, चावल भी, उसके साथ जो भी सब्जी मिल जाए, ये फेवरेट फूड होगा। अब रही बात कि खाना जो है वो नॉर्मल ही खाते हैं, है ना, कि ज़्यादा मसालेदार नहीं। पहले खाते थे, पहले नॉन वेजिटेरियन थे, अभी भी हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वेजिटेरियन हो जाएं, क्योंकि वो हमको लग रहा है कि इतना दिन के बाद जो है ना वो वेजिटेरियन जो है ना वो बेटर देन नॉन वेजिटेरियन, है ना। उससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जो पड़ा है। आपका फेवरेट कलर क्या है? वैसे अब हम पिंक पहन के आए हैं, ये शायद तो ऑरेंज है, पता नहीं, लेकिन वाइट और ब्लैक फेवरेट है। ज़्यादातर वाइट पहनते हैं और ब्लैक भी। तो कोई कॉन्सेप्ट उसके पीछे कि आपका वो फेवरेट क्यों है? नहीं, कभी कभी होता है ना क्या कि देखिए, वाइट जो है ना वो हर चीज़ को जो रिफ्लेक्ट कर देता है ना, हर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। चाहे वो अपने अंदर तो पॉजिटिविटी है ही, नेगेटिव एनर्जी भी आएगा, उसको भी रिफ्लेक्ट करेगा। साथ ही साथ अब साइंस का बात जानते ही हैं। ब्लैक के पीछे रीज़न क्या है ना, कि ब्लैक शौक है, अच्छा लगता है पहनने में। तो ड्रेस का जो है ना हमेशा शौकीन रहे हैं, अभी भी ऐसा है कि हम क्या, ऐसा कंट्रोवर्सी बहुत सारा मार्केट में भी चलता होगा या चला ही होगा, शायद आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने, कि ये जो है टीचर जो है आते हैं, जो दोपहर तक अलग ड्रेस पहनते हैं, शाम में अलग ड्रेस पहनते हैं, ये ब्लेजर पहन के आते हैं, ये पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी से भी सुने होंगे ये सब बातें। तो शौक़ है, अलग अलग मल्टी कलर, अलग अलग ड्रेस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ड्रेस तो होना ही चाहिए और वो डिसेंट होना चाहिए, वो बेहतरीन होना चाहिए। उससे जो है ना पॉजिटिविटी मिलता है, सामने वाला के सामने प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है। केमिस्ट्री में आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है? जहाँ तक बात है ऑर्गेनिक के साथ साथ फिजिकल, और फिजिकल में न्यूमेरिकल,
इनऑर्गेनिक भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पूरा केमिस्ट मतलब हकीकत में अगर बात को देखा जाए ना, तो केमिस्ट्री लाइन हम जो चूज़ किए हैं केमिस्ट्री लाइन को, शुरुआत में केमिस्ट्री हम चूज़ नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन यूं ही ऐसा हम इसमें अंदर आ गए, केमिस्ट्री के अंदर इतना रम गए, इतना मन लगने लगा, हर टॉपिक जो है ना वो इजी लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम बच्चों को पढ़ाएं, इस चीज़ को बच्चे को बताएं, क्योंकि हम जो पढ़े थे उस तरह से नहीं पढ़े थे। मेरा जो पढ़ाई था वो थोड़ा सा वो याद करने वाला था उस समय, लेकिन जब हम पढ़े उस चीज़ को, जब समझे, तो हमको लगा कि नहीं, इसको अगर इस तरीके से बताया जाए तो बच्चे क्यों ना समझें, समझ जाएगा। और टॉपिक बाय टॉपिक छोड़ना नहीं है, सभी को लेकर के चलना है। वैसे केमिस्ट्री में लॉज सब जो है, लॉ सब बहुत बेहतरीन सब चीज़, और ऑर्गेनिक में जो आपका मैकेनिज्म जो है ना, वो बेहतरीन, सबसे मज़ेदार चीज़ वही ऑर्गेनिक का। अगर आप टीचर नहीं होते तो फिर क्या होते? सिंगर होते। गाना गाने का शौक है? गाना तो कभी ट्राई किए सिंगर बनने का? किए हैं। ईस्ट इंडिया यूथ फेस्टिवल में कल्याणी गए हैं, कलकत्ता गाने के लिए। तेजपुर असम गए हैं, अपर असम, और भी स्टेज शो भी किए हैं, बहुत सारा स्टेज शो। पहले ऐसा भी होता था कि शादी में भी जो है कभी गाना गाने के लिए मिलता था तो गाते थे शादी में, कुछ पैसे भी मिल जाते थे उससे। 2 गाना 3 गाना गाए, इसके बाद जो है पैसे मिल गए। लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना, वो डिमांडिंग थोड़ा सा अजीब टाइप का, भोजपुरी गाओ, ये गाओ, फिर छोड़ दिए, क्योंकि पसंद नहीं था वो चीज़ें। और आज के समय में तो लोग को पता ही है कि क्या चाहता है वो, तो इसके बाद जो है अपना फिर सेल्फ करने लगे, गाने लगे। और अभी भी कभी कभी गुनगुनाते हैं, गाना शौक़ है। मतलब जब अगर कुछ नहीं मन लगता है, गाना गाते हैं। हाँ, सुनते हैं लेकिन गाना गाते हैं। ऐसा भी है, कुछ ऐप है जिसमें गाना गा के रखे हैं ना, तो खुद का गाना गाया हो उसको हम ईयरफोन लगा के सुन लेते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। आपके लाइफ में सबसे बेस्ट गिफ्ट या कोई आपका तारीफ किया हो, कोई स्टूडेंट जो आपको हमेशा याद है? आप बहुत स्मार्ट हैं सर, हर कोई बोलता है। गवर्नमेंट स्कूल में भी गए, उसमें भी आप बहुत स्मार्ट है सर। पता नहीं आप स्मार्ट है कि नहीं, अब तो उम्र हो रही है ज़्यादा, लेकिन उस समय तो होंगे, है ना? बच्चे की नज़र से तो स्मार्ट ही है। अब देखिए, अब किस एंगल से वो स्मार्ट बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमको लगता है कि वो उतना अंदर की बातें, स्मार्ट मतलब होता है ना क्या, कि टेक्निकली स्मार्ट का मतलब अलग होता है, और स्मार्ट लुक वाइज स्मार्ट का मतलब अलग होता है। तो वो हमको लगता है छोटे बच्चे हैं, वो स्मार्ट का मतलब वो लुक वाइज भी स्मार्ट बोलते हैं, हमको पता है। लेकिन बहुत प्रेम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप बच्चे को मारते हैं? उसको प्रेम बोलते हैं, उसको मार नहीं बोलते हैं एक्चुअली। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बच्चे को शौक से पीट देते हैं, शौक से मारते हैं। और कोई बच्चे जो है ना, देखे हैं ऐसा, उसमें डर के भी सुधार हुआ है। कुछ बच्चे, नाम नहीं लेंगे, है ना, लेकिन डर के भी सुधार हुआ है। वो बच्चे खुद समझ जाएंगे। हाँ, तो ज़्यादा अभी मारते नहीं हैं। अभी कभी कभी ऐसा है ना कि टॉपिक कभी कभी, जैसे कि हाँ, कहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ता है डंडा उठाने का, जैसे कोई याद नहीं करके आया तो हम उसमें नहीं मारते। याद नहीं हुआ नहीं मारते, लेकिन अगर जेन्युइनली बच्चा अगर पढ़ा है और याद नहीं हुआ है, मान लिया जाए कि पढ़ लिया और उसको याद नहीं हुआ, तो उसमें उसको बताते हैं कि तुम कैसे पढ़ा, याद नहीं हुआ, समझाते हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ा ही नहीं, जैसे मान लिया जाए कि क्लास में जैसे हम बोले कि एनसीईआरटी बुक लेकर के आना है, अभी यही चल रहा है मेरे क्लास में, अभी यही चल रहा है कि एनसीईआरटी बुक लाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा क्लास में। एनसीईआरटी बुक लेकर के आना है, सभी बच्चों ने एनसीईआरटी बुक खरीद लिया। जो बच्चों ने नहीं खरीद पाया, मैंने देखा ऐसा कि इसका गरीबी स्थिति है, उनको मैंने बुक दिया भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूट भी किया है ना। सभी बच्चों को लाने के लिए बोला गया कि एनसीईआरटी बुक लेकर आइएगा। अब बच्चा किताब लाया ही नहीं, उसमें जो है ना डंडा उठाना पड़ता है। टेस्ट जब लिए, टेस्ट में बच्चा आया, 0 नंबर लाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट देने के लिए आया ही नहीं, उसमें डंडा उठाना पड़ता है। मैं तो कहूँगा कि बच्चे आए, जब तक टेस्ट नहीं देंगे तो कब तक भागेंगे? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अगर टेस्ट देंगे, 1 बार 0 आया, 2 बार 0 आया, 3 बार 0 आया, चौथा बार 1 नंबर तो आएगा, तो वो इम्प्रूव हुआ, 1 नंबर आया 0 से। तो
इस कंडीशन में थोड़ा बहुत डंडा उठाना पड़ता है, बाकी मारते नहीं है। बाकी मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है बच्चों को, पढ़ाने के समय में तो मारने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आपका फेमस डायलॉग क्या क्या है? फेमस डायलॉग अगर देखा जाए तो बहुत सारी हैं ऐसे, लेकिन हम क्लास में हमेशा बोलते हैं एक बात हमेशा बोलते हैं, स्माइल इज इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइफ इज बैटरी। मुस्कुराहट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी है, धारा है ना, और लाइफ जो है वो बैटरी है। बच्चे को बताते हैं, या फिर कुछ फेसबुक में भी ये लाइन मेरा लिखा हुआ होगा कि स्माइल इज इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइफ इज बैटरी, व्हेन एवर यू स्माइल द बैटरी गेट्स चार्ज। ये जब तक खुश रहोगे तो बैटरी चार्ज होता है, लाइफ का बैटरी चार्ज होगा। जब तक चार्ज होंगे तब तक कुछ हम दे पाएंगे किसी समाज को, अपना हमारा क्या कर्तव्य है उसको तब तो निभा पाएंगे, ये बताते हैं। और ऐसे मैं वैसे कोई फिल्म बाज नहीं हूँ जो कि डायलॉग फिल्म का जो है वो छाप दूँ, चिपका दूँ बच्चों के सामने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं। 2021-22 का बच्चा जो है ना, को अगर पूछिएगा तो VCC सर से ज़्यादा ना वो पुष्पा सर जानते हैं। उसमें पुष्पा मूवी आया हुआ था, है ना, बीएड बढ़ा हुआ था, तो वो उन लोगों को लगता था कि नहीं ये पुष्पा सर हैं, तो ये पुष्पा नाम से जानने लगा। इसके बाद जो है थोड़ा दिन कुछ हुआ कि 2022-23 में, शायद 23 या 24 में ऐसा हुआ कि बच्चे जो है थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट हो गए उस समय। तो स्ट्रिक्ट होना क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चों में देखे पहले जो बच्चे थे और अब के बच्चे, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है कि अब बच्चे को थोड़ा सा बताना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले बच्चे खुद समझदार होते थे, अब पता नहीं ये किस कारण से हो रहा है, ये सामाजिक कारण है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। और रही बात की फिल्मी डायलॉग, क्या फिल्मी डायलॉग मारेंगे, सब फिल्म देखता है, सब बच्चे होशियार है। वो बच्चे, हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो 5-5 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो उनके सामने वो हीरो है। मैन हीरो कौन है? मैन हीरो तो बच्चे हैं, बच्चे मेन हीरो होते हैं। और वही आगे चल करके जो हीरो बनेंगे, बड़े हीरो बनेंगे, समाज में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, है ना। तो हमको तो लग रहा है कि ज़्यादा माइंड जो है वो बच्चे में ज़्यादा होता है टीचर्स की तुलना में, और जितना याद करने का क्षमता होता है वो 17 साल तक 18 साल तक बच्चों में, हम लोगों को नहीं होगा। हम लोगों को, आप लोगों को उतना याद करने का क्षमता नहीं होगा जितना कि 17 साल के बच्चों को। पूरा चीज़ वो खा जाएंगे, रट जाएंगे, पूरा दिमाग में उतार लेंगे। बहुत सारा यूट्यूब में बहुत छोटे छोटे बच्चे को भी देखते होंगे जो है वो देश महादेश से सबका नाम याद रख लेते हैं। तो अब जो है बच्चे को समझना पड़ेगा, है ना, और बच्चे खुद से डायलॉग क्रिएट करेंगे और क्या। और एक तो क्लास में कभी कभी बच्चे को जब स्टार्ट होता है तो बोल देते हैं इस बात को कि अब जो भी करना तुम लोग 1 साल 2 साल जो है रुक जाओ, जो भी चीज़ें तुम्हारे मन में अगर आए तो 2 साल इंतज़ार कर लेना, 2 साल से पहले ही सब कुछ नहीं। कुछ भी बातें हो तुम्हारे माइंड में आ रहा हो तो 2 साल के बाद आना चाहिए, है ना। बस यही है। तो सर फाइनली पूरे पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मंजिल इंडिया टीम के जितने भी हैं आप लोग के सदस्य बेहतरीन है, बहुत प्रेम मिला। आप लोग जो बुलाए हमको, हम शायद लेट कर गए आने में, हमको पहले ही आना चाहिए था। बहुत ही मज़ा लगा, और हम तो चाहेंगे क्या कि ये वीडियो को देखें लोग, मोटिवेट हो, मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को। समाज में आजकल बच्चे कैसे हैं और क्या होने जा रहा है और कैसे उसको इम्प्रूव करना है, ये गार्जियंस को भी देखना चाहिए। तो रही बात कि हमारे तरफ से एकदम वेल डन है कि ये चैनल बहुत बेहतरीन है, आप लोगों को बहुत सारा प्यार, है ना। थैंक यू सर, और धन्यवाद सभी को जो हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। तो बने रहिए हमारे चैनल मंजिल इंडिया पे।